चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। फेवरी पैरो इंटरफेरोमीटर क्या होता है, इसकी रचना कैसे दी जाती है, इसकी क्रिया विधि क्या होती है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 5 है इंटरफेरेंस, और पेपर का नाम तो आपको एक ज़माने से याद है ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि हर साल एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। क्या टॉपिक है भाई हमारा? सर टॉपिक डाल दो, लिख दें टॉपिक, डरो मत। चलो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। आज इधर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। आज सीधा सीधा चलते हैं। ओके, फेवरी, नाम बहुत शानदार है, फेवरी, ठीक है। पैरो, ओके ओके, टी लगाना पड़ता है बेटे इसमें, ठीक है। फेवरी पैरो इंटरफेरोमीटर, ठीक है। ठीक है, इंटरफेरोमीटर, ठीक है। इंटरफेरोमीटर की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी थी, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो एक पॉइंट इसमें ये याद कर लो, ठीक है। इसमें होता क्या, तो लाइन पे ध्यान देना, इसमें मल्टीपल बीम, ठीक है, इंटरफेरेंस होता है, यानी कि बहुल पुंज व्यतिकरण होता है। अब ये बहुल पुंज व्यतिकरण क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। पहले ये लाइन लिख लो, तो इसमें होता क्या है, इसमें याद करो ठीक से बेटे। इसमें होता क्या है सर, बहुत कुछ होता है इसमें। मल्टीपल, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, मल्टीपल बीम, ठीक है, मल्टीपल बीम इंटर, ठीक है, फेरेंस होता है, ठीक है। ओके सर, ओके, यानी कि इसमें मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस होता है। ये लाइन पे ध्यान देना तुम्हें। अब यार ये मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस क्या होता है, दो लाइन में समझा दूंगा, समझ जाओगे। ओके, देखो दो के स्थान पर, ये जो दो किरणें हैं ना आपकी, इन दो किरणों के स्थान पर, यानी कि दो के स्थान पर बहुत अधिक कला संबंध, ठीक है, प्रकाश पुंजों के बीच व्यतिकरण होता है, तो शार्प फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। या फिर ऐसे बोल दो, ये मान लो ये दो किरणें हैं हमारी, इन दो किरणों के स्थान पर आपको ना अनेक किरणें लेनी है, ठीक है। ऐसे करके अनेक किरणें क्या करनी है, आपको लेनी है। दो किरणों के स्थान पर अनेक किरणों के बीच व्यतिकरण होता है, तो आपको शार्प फ्रिंजें प्राप्त होंगी। इसको बोलते हैं आप तीक्ष्ण, समझते हो ना, चाकू की धार जैसी, चाकू की धार जैसी, इस टाइप से, ठीक है। यानी कि शार्प फ्रिंजें प्राप्त होंगी। इस प्रकार के व्यतिकरण को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। और जो हमारी फेवरी यानी कि फेवरी पैरो इंटरफेरोमीटर है, उसमें यही होता है, मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना, जब दो किरणों के स्थान पर बहुत अधिक किरणों के बीच व्यतिकरण होता है, ठीक है, तो शार्प फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार के व्यतिकरण को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस कहते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फेवरी पैरो इंटरफेरोमीटर में, ठीक है, मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस यूज़ होता है, और दूसरा पॉइंट शार्प फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, ठीक है। बस इतने रहना तो काफ़ी है। अब मैं थोड़ी सी आगे लिखवा दूँ, ठीक है, थोड़ा सा आगे लिखवा दूँ। इतना समझ में आया, इसमें मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस होता है। ओके, रचना कर लेते हैं इसकी, बस यही बहुत है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं इसकी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है सर, कंस्ट्रक्शन, ओके 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 ओके। चलिए इसकी रचना कैसे होती है, देखो सिंपल सी बात है, ज़्यादा मैं लिखवाऊंगा नहीं, बस काम की थ्योरी लिखवाऊंगा, वही आपको समझना है, ठीक है। ओके, जरा लाइन पे ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ से डायग्राम बनाओ, क्योंकि यहाँ से भी छोटा पड़ सकता है डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले ना आपको दो प्लेटें बना लेनी है। क्या बना लेनी है साहब? सर हमें दो प्लेटें बना लेनी है, ठीक है। चलो लो, एक प्लेट मैंने ये बना दी। अबे ये खाने वाली प्लेट नहीं है भाई, तभी सोचोगे सर ये खाने वाली प्लेट है। एक प्लेट ये बना दी, दूसरी प्लेट सेम टू सेम मैं इसी टाइप की ना यहाँ बना दूंगा, थोड़ा सा ना और दूर बना दो, अच्छा लगेगा। थोड़ा बड़ा करके बनाना डायग्राम यार, ठीक है। ये इस टाइप से मैंने ये वाली प्लेट, एक प्लेट मैंने ये बना दी, ठीक है। कितनी प्लेटें हो गई भाई हमारे पास? ये दो प्लेटें हो गई, ठीक है। अब इनके, ठीक है, माना अब इनका नाम दे दो भाई। इसका नाम क्या है मेरे पास? P1 है, इसका नाम क्या है मेरे पास? P2 है। और ध्यान देना, इनके आंतरिक पृष्ठों पर, यानी कि प्लेट P1 और प्लेट P2 के आंतरिक पृष्ठों पर सिल्वर लेपित होता है, यानी कि सिल्वर की कोडिंग की जाती है। ये सिल्वर कोडिंग है, ठीक है। ये आप सिल्वर की जगह आप एल्युमिनियम ले सकते हो, पर सिल्वर का रिजल्ट अच्छा होता है, ठीक है। इसलिए हम जिसका रिजल्ट अच्छा हो वही तो लेंगे, ये, ठीक है। ध्यान देना, ये जो है ना, ये सिल्वर कोडेड कांच की दो समतल प्लेटें होती हैं। तो सबसे पहले एक लाइन लिखूंगा मैं कि माना, यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसमें, ठीक है, कांच की दो समतल प्लेटें P1 तथा P2 होती हैं।
इनके बीच में क्या भरा हुआ है, एयर भरी होती है, ठीक है। इनके बीच में क्या भरा होता है बेटा, एयर भरी होती है, ठीक है। अब प्लेट P1 और P2 के जो आंतरिक पृष्ठ होते हैं वो सिल्वर से लेपित होते हैं या सिल्वर का लेपन लगा होता है, आप बोल सकते हो इस टाइप से। चलो पहले ये 2 लाइन लिख दूँ, उसके बाद कहानी लिखते हैं आपको। तो इसमें होता क्या, इसमें कांच की 2 प्लेटें, ज़्यादा नहीं लिखना बस थोड़ा सा, इसमें कांच की 2 प्लेटें, ठीक है। इसमें कांच की 2 प्लेटें कौन कौन सी होती हैं बेटा, एक P1 तथा P2 होती हैं, P1 तथा P2 होती हैं, ठीक है। ओके सर, मान गए सर आपको, ठीक है। कांच की 2 प्लेटें P1 तथा P2 होती हैं, ओके। इनके बीच में क्या है, एयर होती है, ठीक है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच में एयर होती है, इनके बीच में क्या होती है बेटे, इनके बीच में एयर होती है, ठीक है, एयर होती है, ठीक है। इनके आंतरिक पृष्ठ कैसे होते हैं, इनके आंतरिक पृष्ठ मतलब समझते हो अंदर वाले पृष्ठ, इनके आंतरिक पृष्ठ पर, इनके आंतरिक पृष्ठ पर, ठीक है, इनके आंतरिक पृष्ठ पर क्या लगा होता है यार, इनके आंतरिक पृष्ठ पर लगा होता है, बहुत बढ़िया लगा होता है, ठीक है। इनके आंतरिक पृष्ठ पर, ठीक है, इनके आंतरिक पृष्ठ पर सिल्वर का लेपन होता है, ठीक है, सिल्वर या एल्युमिनियम का, सिल्वर का लेपन होता है, इनके आंतरिक पृष्ठ पर सिल्वर का लेपन होता है, ठीक है, मान लिया हमने, ठीक है। प्लेट P2 जो होती है वो फिक्स रहती है और प्लेट P1 जो होती है वो मूवेबल होती है, मतलब प्लेट P1 को आप आगे पीछे कर सकते हो और प्लेट P2 जो होती है बिल्कुल फिक्स होती है, ये अपने स्थान से नहीं हटेगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर प्लेट P2 जो है ना, प्लेट P2 ये कैसी होती है बेटा, फिक्स्ड होती है, ठीक है, प्लेट P2 फिक्स्ड होती है, ठीक है। अभी सिर्फ प्लेटों की बात चल रही है, प्लेट P2 फिक्स्ड होती है तथा प्लेट P1 जो होती है ना, प्लेट P1, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, प्लेट P1 जो होती है वो कैसी होती है, प्लेट P1 जो होती है वो मूवेबल होती है, मूवेबल होती है, ठीक है, मूवेबल होती है, ठीक है। ओके सर, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है भाई। ये तो 2 प्लेटों की बात थी, इनके बीच की डिस्टेंस मैं कुछ मान लेता हूँ भाई, इनके बीच की दूरी कितनी है, T है, आगे काम में आएगी। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, T है। चलिए यहाँ पर आपको ना एक सोर्स बना लेना है, सोर्स मतलब एक प्रकाश सोर्स बनाना है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। ये कुछ मैंने इस टाइप से बनाया, ये क्या है बेटे, ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, जहाँ से क्या होगा, प्रकाश पुंज बाहर निकलेगा और बीच में जो है ना आपको एक लेंस लगा देना है, ठीक है। इस लेंस का भी बहुत अहम रोल होता है। ये लेंस कौन सा मेरे पास, L1 है, ठीक है, ये लेंस कौन सा मेरे पास, L1 है। चलिए, जो किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो अपने मार्ग में क्या होती है, सीधी निकल जाती है। इस किरण से नहीं बोल रहा, ये किरण हमेशा क्या होगी, अपने मार्ग में सीधी निकलेगी, ठीक है। आगे जाकर देखते हैं क्या करेगी, ठीक है। तो ये जो S है ना, ये वाला S वो क्या है, हमारा एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, ठीक है, जो लेंस L1 के प्रथम मुख्य फोकस पर स्थित है। लेकिन ये अभी मैं आगे लिखूंगा, इस लाइन को मैं क्या करूँगा, आगे लिखूंगा अभी, उसमें क्या बोलते हैं, क्रियाविधि में। ओके सर, ओके 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 ओके, ठीक है। किरण जो निकालनी है आपको, कुछ किरण इस टाइप से निकालनी है, ये वाली किरण, यहाँ से ये R कोण पर, ये यार थोड़ा सा ना नीचे से निकालो, थोड़ा सा है, चलो मैंने यहाँ से निकाल दिया हूँ मैं, थोड़ा सा ना R कोण पे किरण को जो है ना लेके जाना और यहाँ पर जो है टकरा देना। ये वाली किरण जो है ना हमारी, वो R कोण पे जाती है, कुछ कोण पे जाती है। आप कोण से टकराने के बाद फिर क्या होगी, ये यहाँ पे आएगी, फिर वापस आएगी, ये वापस नहीं आएगी, ये टकराने के बाद ये ऐसे जाएगी, फिर ठीक है, फिर ये टकराने के बाद ये जो है थोड़ा सा ना ऐसा करके ये ऐसे जाएगी, फिर ये वाली किरण ऐसे जाएगी टकरा के, फिर ये ऐसे जाएगी और फिर भैया ये ऐसे जाएगी, ये और ये जो है फिर ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये आई टकराई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। यानी कि जो ये वाली प्रकाश किरण है, ये तो मेरे पास आपतित प्रकाश किरण है, ठीक है, आपतित प्रकाश किरण, ये वाली कौन सी किरण है, आपतित प्रकाश किरण है। अब देखो प्लेट P1 और P2 के बीच में इस प्रकाश किरण का बार बार क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। प्रत्येक बार में कुछ ना कुछ भाग जो होता है ना, कुछ ना कुछ भाग वो इस प्लेट से पारगमित हो जाता है। अब यार एक भाग ये पारगमित हुआ, फिर दूसरा भाग ये पारगमित हुआ, ठीक है, 2 भाग हमारे पारगमित हो गए, फिर तीसरा भाग हमारा ये पारगमित हुआ, फिर चौथा भाग हमारा ये पारगमित हुआ, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, आपको बिल्कुल एक सार बनाना बढ़िया करके डायग्राम, ठीक है।
ये भाग। अब यहाँ पर जो है ना आपको यार थोड़ा सा ना चित्र थोड़ा सा बड़ा अजीब टाइप का बन गया यार, ये और इसमें जो है ना मैंने ज़्यादा वो ले लिया गैप, है ना, थोड़ा सा ना कम गैप लेके और इसको जो है ना ऐसे कर दो आप, ये तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा गैप कम हो जाएगा। अब मेरे तो भैया हाथ में, ठीक है। अब क्या होगा, आपको ना यहाँ पे एक L2 लेंस लगा देना। लेंस समझते हो आप, आपको फिर से अगेन एक उत्तल लेंस लगा देना। ये वाला मैंने लेंस लगा दिया। अब ये वाली किरण जागी गई गई गई, चलो बहुत है, इतनी काफ़ी है, इतनी काफ़ी है, इतनी काफ़ी है, इतनी काफ़ी है, ठीक है। अब लेंस L2 तुम्हें पता ही है, लेंस L2 का एक काम होता है, ठीक है। ओके यार, ये जो है ना ये वाली किरणें मुझे बड़ी बुरी लग रही है, ये वाली किरण, ये बिल्कुल इकसार बनाओ ऐसा करके ना, तो ऐसा लगेगा जैसे किरणें जो हैं ये आगे पीछे, ये समांतर किरणें होती हैं, समांतर, ठीक है। सब किरणें कैसी होती हैं, आपस में समांतर होती हैं। ये वाली किरणें ये, ठीक है। फिर जो लेंस L2 होता है ना, ये वाला लेंस L2 जो होता है वो इसको एक ना पर्दा रखा होता है यहाँ पर, इस टाइप से क्या होता है, एक पर्दा रखा होता है ये, ठीक है। ये इस टाइप से क्या होता है हमारा, एक पर्दा रखा होता है। चलो छोटे बना लो कोई बात ना, इस लेंस के बराबर ही बना लो, उससे कुछ ना हो रहा, ठीक है। ये तो इस पर्दे पर जो है ना ये एक पर्दा रखा होता है यहाँ पर, ठीक है। इस पर्दे पर एक पॉइंट ये ले लो, सारी किरणें जो हैं वो एक बिंदु पे इकट्ठी हो जाती हैं ये, ठीक है। ये वाली किरणें, सारी किरणें एक बिंदु पर फोकस हो जाती हैं इस टाइप से कुछ, ये किरणें, सारी किरणें एक बिंदु पर फोकस हो जाती हैं ये, ठीक है। ये लेंस जो है इन सारी किरणों को एक बिंदु पे फोकस कर देता, मान लो इस पे, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना, इसको मान लो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, एक व्यतिकरण चित्र बन जाता। तो ये पर्दा हो गया, इसका नाम दे दिया मैंने क्यू, ठीक है। बस ये हमारा डायग्राम होता है, इस टाइप से हमारा क्या होता है बेटा, ये डायग्राम होता है, ये ध्यान देना। ये हमारा क्या बन गया, डायग्राम बन गया। ओके ओके, बस बन गया, हो गया काम, चित्र हमारा पूरा डायग्राम हो गया। चलिए और देखते हैं, थोड़ा सा और लिखते हैं। तो इसमें कांच की दो प्लेटें P1 तथा P2 होती हैं, इनके बीच में एयर होती है, इनके आंतरिक पृष्ठ सिल्वर क्या का लेवल लगा होता है, प्लेट P2 फिक्स होती है तथा प्लेट P1 जो होती है मूवेबल होती है। एक चीज़ और, दोनों प्लेटें जो होती हैं ना वो प्रिज्मीय होती हैं, थोड़ी क्या होती हैं, प्रिज्मीय, ठीक है। दोनों प्लेटें कैसी होती हैं बेटा, दोनों प्लेटें प्रिज्मीय होती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं, प्रिज्मीय होती हैं, ठीक है भाई, दोनों प्लेटें प्रिज्मीय होती हैं, ठीक है। ताकि क्यों होती हैं, ताकि परावर्तित किरणों, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच जो परावर्तित किरणें हैं ना, इनके बीच में व्यतिकरण ना हो, ठीक है। समझ लो चीज़ को, ताकि परावर्तित किरणों के बीच, ताकि परावर्तित किरणों के बीच क्या ना हो बेटा, व्यतिकरण ना हो, ठीक है। व्यतिकरण ना हो, ठीक है, व्यतिकरण ना हो, ठीक है, ताकि परावर्तित किरणों के बीच व्यतिकरण ना हो। अब प्रकाश, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत जो S है ना, वो लेंस L1 के प्रथम मुख्य फोकस पर स्थित है। लिख दो, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S, ये भी लाइन लिखो यार, काम में आएगी। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत जो हमारा S है, ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है, लेंस L1 के मुख्य फोकस पर स्थित है, प्रथम मुख्य फोकस पर। तो S जो है लेंस L1 के, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, लेंस L1 के प्रथम मुख्य फोकस पर स्थित है, प्रथम मुख्य फोकस पर स्थित है, फोकस पर क्या बेटा स्थित है, एम राइट, ओके सर, स्थित है। तथा लेंस L2 के द्वितीय मुख्य फोकस पर, लाइन पर फोकस करना द्वितीय, या फिर लेंस L2 के मुख्य फोकस पर। द्वितीय मुख्य फोकस मतलब मुख्य फोकस ही कहलाता है। लेंस L2 के मुख्य फोकस पर पर्दा स्थित है, ठीक है, पर्दा स्थित, पर्दा कौन सा है इसमें, क्यू स्थित है, ठीक है, जिस पर व्यतिकरण चित्र प्राप्त होता है, जिस पर क्या होता है बेटा, व्यतिकरण चित्र प्राप्त होता है, ठीक है। ओके, व्यतिकरण चित्र प्राप्त होता है, ठीक है। ओके सर, बस इतनी रचना बहुत है, इससे ज़्यादा मैं रचना लिखवाने वाला नहीं हूँ, इतनी रचना बहुत है। चलिए, तो ये रचना आपको समझ में आ गई होगी कि लेंस L1 के प्रथम मुख्य फोकस पर प्रकाश सोर्स S स्थित है, वो भी एक वर्णीय प्रकाश सोर्स होता है, और लेंस L2 के द्वितीय मुख्य फोकस मतलब मुख्य फोकस पर एक पर्दा स्थित है। किरण यहाँ से चलेगी, यानी कि इस प्रकाश स्रोत से किरण निकलेगी, ठीक है, और कहाँ तक पहुँचेगी, इतनी डिस्टेंस तय करने के बाद Q पर व्यतिकरण फ्रिंज बनाएगी, वो भी कौन सी वाली, शार्प फ्रिंज है। चलिए कार्यविधि पढ़ लेते हैं इसकी। अब
डाल दे बेटा हेडिंग कार्यविधि यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। ओके सर, ओके, डाल दिया मैंने हेडिंग वर्किंग प्रिंसिपल, PRINCIPLE, ठीक है, ओके। चलो अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। देखो जरा ध्यान से सुनना, लेंस L1 जितनी भी प्रकाश किरणें प्रकाश स्रोत S से बाहर निकलेंगी, लेंस L1 जो होता है उन किरणों को समांतर कर देता है। लेंस L1 द्वारा समांतर पुंज जो होता है वो प्लेट P1 पर क्या होता है, गिरता है, गिर गया। अब पुंज की प्रत्येक किरण का प्लेट P1 और P2 के बीच क्या होता है, परावर्तन होता है, ठीक है। और प्रत्येक परावर्तन में कुछ भाग जो होता है वो पारगमित हो जाता है, ठीक है। और पारगमित किरणों का एक समूह बन जाता है, और इस समूह की जो किरणें होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं, प्रारंभ में समांतर होती हैं, ठीक है, और कला संबद्ध होती हैं। और ये जो किरणें होती हैं वो लेंस L2 द्वारा, ठीक है, पर्दे पर फोकस हो जाती हैं, जहाँ पर ये व्यतिकरण फ्रिंजें दिखाई देती हैं आपको। इतनी सी कहानी लिखनी है, देखो ध्यान से। लेंस L1, ठीक है, द्वारा समांतर पुंज प्लेटों पर गिरता है। पुंज की प्रत्येक किरण का, ठीक है, प्लेटों के बीच क्या होता है, परावर्तन होता है। और प्रत्येक परावर्तन के बाद, ठीक है, यानी कि प्रत्येक परावर्तन में कुछ भाग पारगमित हो जाता है, ठीक है। पारगमित किरणों का एक समूह बन जाता है, और इस समूह की किरणें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, समांतर और कला संबद्ध होती हैं। दो क्रमांगत तरंगों के बीच पथांतर भी क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। और इन यानी कि ये किरणें लेंस L2 द्वारा, ठीक है, पर्दे पर फोकस हो जाती हैं, जहाँ पर व्यतिकरण होता है, यानी कि व्यतिकरण होता है, और व्यतिकरण फ्रिंज आपको दिखाई देती है, या व्यतिकरण चित्र आपको दिखाई देता है। चलिए पहले कहानी में ये लिख दूँ, लेंस L2 द्वारा, फोकस करना ठीक से, लेंस L1 द्वारा, लेंस L1 द्वारा, ठीक है, समांतर, ओके सर, लेंस L1 द्वारा समांतर पुंज जो होता है ना, पुंज प्लेटों पर गिरता है, ठीक है बेटा, प्लेटों पर गिरता है, ओके ओके। चलिए प्लेटों पर गिरता है, सर मैंने भी मान लिया कि लेंस L1 द्वारा समांतर पुंज प्लेटों पर गिरता है। पुंज की प्रत्येक किरण का, पुंज मतलब बीम, पुंज की प्रत्येक किरण का, ठीक है, पुंज की प्रत्येक किरण का, ठीक है, प्लेटों के बीच परावर्तन होता है। प्लेटों के बीच क्या होता है बेटा, प्लेटों के बीच परावर्तन होता है, ठीक है, परावर्तन होता है। प्लेटों के बीच बार बार परावर्तन होता है, ठीक है, प्लेटों के बीच बार बार क्या होता है बेटा, परावर्तन होता है, बार बार परावर्तन होता है, ठीक है, परावर्तन होता है। प्रत्येक परावर्तन में कुछ भाग जो होता है ना, कुछ भाग पारगमित हो जाता है। पारगमित मतलब ट्रांसमिट, बाहर निकल जाता है, पारगमित हो जाता है, ठीक है, कुछ भाग पारगमित हो जाता है। पारगमित किरणों का एक समूह बन जाता है, पारगमित किरणों का, ठीक है, पारगमित, ओके सर, पारगमित किरणों का, ओके, पारगमित किरणों का एक समूह बन जाता है, ठीक है बेटा, एक समूह बन जाता है। बहुत बढ़िया चीज़ है ये, एक समूह बन जाता है, ठीक है भाई, पारगमित किरणों का एक समूह बन गया, लो, ठीक है। लेंस L1 द्वारा समांतर पुंज प्लेटों पर गिरता है। पुंज की प्रत्येक किरण का क्या होता है, प्लेटों के बीच बार बार परावर्तन होता है। प्रत्येक परावर्तन में कुछ भाग पारगमित हो जाता है, पारगमित किरणों का समूह बन जाता है। और इस समूह की जो किरणें होती हैं, लाइन पे ध्यान देना, इस समूह की किरणें जो होती हैं ना, इस समूह की जो किरणें होती हैं वो समांतर होती हैं, दिखाई दे रही हैं, ठीक है, तथा कला संबद्ध होती हैं, जिनके बीच कलांतर नियत रहता है, कला तथा कला संबद्ध होती हैं, ठीक है बेटे, कला संबद्ध होती हैं, समांतर होती हैं तथा कैसी होती हैं, कला संबद्ध होती हैं, ठीक है। पारगमित किरणों का एक समूह बन जाता है। इस समूह की किरणें समांतर तथा कला संबद्ध होती हैं, ठीक है। दो क्रमांगत किरणों के बीच, दो क्रमांगत, ओके सर, दो क्रमांगत किरणों के बीच पथांतर नियत रहता। जल्दी फास्टली पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। दो समांतर किरणों के बीच पथांतर कैसा रहता है, नियत रहता है। बस हो गया काम, बन गया पूरा, थोड़ा सा और बचा बस, ठीक है। चलिए मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, इसको भी मैं स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, डरो मत यार, स्क्रीनशॉट ले लो। तो दो क्रमांगत किरणों का के बीच, ठीक है, क्या लिखा है मैंने पता नहीं यार, चलो, के बीच
ठीक है। कलांतर यानी कि पथांतर कैसा रहता, कलांतर नहीं, पथांतर नियत रहता, पथांतर नियत रहता। ठीक है सर, आपने बता दिया, हमने मान लिया नियत रहता। ठीक है, अब जो ये किरणें होती हैं ना वो लेंस L2 द्वारा पर्दे पर फोकस हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि ये किरणें, ठीक है, ये किरणें लेंस L2 द्वारा, ठीक है सर, लेंस L2 द्वारा, ठीक है, पर्दे पर संकेंद्रित या फोकस हो जाती हैं, फोकस हो जाती हैं। इनके बीच व्यतिकरण होता है। ठीक है, इतनी छोटी सी भाषा, इनके बीच क्या होता है बेटे, इनके बीच व्यतिकरण होता है। ओके सर, इनके बीच व्यतिकरण होता है। ठीक है सर, इनके बीच क्या होता है, व्यतिकरण होता है तथा व्यतिकरण चित्र, तथा व्यतिकरण चित्र, व्यतिकरण चित्र पर्दे पर दिखाई देता है। व्यतिकरण चित्र कहाँ दिखाई देता है, पर्दे पर दिखाई देता है। ठीक है, ओके ओके। लो सर, मैंने देखो इतनी इजी लैंग्वेज में आपको लिखवा दिया है, सिंपल सी लैंग्वेज, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लिखवाया, आराम से कवर करो इस लैंग्वेज को। चलिए अब पढ़ लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंज। ये थोड़ा सा अभी ना एक पॉइंट और रह गया। पहले ये देखो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, टी है। ठीक है, लिख दो, मान लो पहले, माना दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, माना दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, माना दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है मेरे पास, स्मॉल टी है, दैट्स सो स्मॉल टी है। तथा यानी कि एस से चलने वाली प्रकाश किरण, ध्यान देना, एस से चलने वाली प्रकाश किरण जो होती है वो आर कोण पर प्लेट P1 पर गिरती है। ठीक है, तथा एस से चलने वाली, लाइन पे ध्यान देना, तथा एस से चलने वाली, एस मतलब प्रकाश स्रोत, एक वर्णीय प्रकाश होता है, ऐसा चलने वाली, ठीक है, किरण, ठीक है, आर कोण पर, आर कोण पर प्लेट पर गिरती है, आर कोण पर प्लेट पर क्या होती है बेटा, गिरती है, प्लेट पर गिरती है। ठीक है, तब देखो, तब दो पारगमित, तब दो किरमांगत, वो भी दो किरमांगत पारगमित, ओके, पारगमित किरणों के बीच पथांतर, किरणों के बीच बेटा क्या, पथांतर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 2t कोस आर, 2t कोस आर। ये ध्यान देना, इस पे फोकस करना, काम में आएगा अभी आगे। 2t कोस आर क्या होगा हमारे पास, पथांतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंज, डाल दो हेडिंग, बस ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा आपको क्योंकि डेरिवेशन है ना यार, ये डेरिवेशन है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंज, फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंज। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंज, FRIGS, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस इन फैब्री, ठीक है, पेरो, ठीक है, क्या बोला था मैंने, टॉपिक क्या है हमारा, है, अरे टॉपिक क्या है, फैब्री पेरो इंटरफेरोमीटर। ठीक है, आप लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस इन फैब्री पेरो इंटरफेरोमीटर। ठीक है, बस इतने रहना तो काफ़ी है। चलो शुरुआत करें। सबसे पहले मानना पड़ेगा, देखो इस पृष्ठ का नाम दे दो, इस पृष्ठ का नाम दे दो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि इसका अब हमारे पास कोई काम नहीं है। ठीक है, कर दें इसको इरेज, पक्का, सोच लो, सोच लिया सर, ओके 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 ओके। चलो अब जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, इतना बड़ा भी ना जितना आप समझ रहे हो। देखो मैं जो हूँ ना यहाँ पर पृष्ठ बनाओ, पहले प्लेट P1 का पृष्ठ बना लो, बहुत ज़रूरी है क्योंकि यार ये जो ज़रूरी है ना वो ज़रूरी है और ज़रूरी होना भी चाहिए। चलो यहाँ से बना दूँ क्या, चलो यहाँ से शुरू कर देता हूँ, यही है, क्योंकि जितना अच्छा डायग्राम बनाओगे ना आप, नंबर भी इतने अच्छे मिलेंगे आपको, ये ध्यान देना भाई मेरी बात पे। ये समांतर लाइन खींच दो, खींच दी तो इसका नाम दे दो EF और GH। ठीक है, GH, EF एंड GH, EF एंड GF। तो मान लो पहले कि माना EF और GH जो है ना वो दोनों प्लेटों के परावर्तक पृष्ठ है। क्या है, दोनों प्लेटों के परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, पहले लिख लो, ठीक है, लिख दो यहाँ पे, माना, ओके सर, माना प्लेट P1, लाइन पे ध्यान देना बेटे, प्लेट P1 तथा P2 के परावर्तक पृष्ठ कौन कौन से, जल्दी बताओ फास्टली। माना P1 तथा P2 के परावर्तक पृष्ठ नाम दे दो, एक का नाम है EF परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, एक का नाम है EF तथा दूसरे का नाम क्या है GH, EF तथा
GH है। और एक चीज़ और है, अभिलंब खींच दो। लो बेटा मैंने अभिलंब खींच दिया। इस अभिलंब पर मैंने क्या काम करा, एक प्रकाश किरण गिरा दी। तो ये आपतित प्रकाश किरण है जो कि R कोण पर आपतित होती है। इसका नाम दे दो AB। इसका नाम क्या दे दिया मैंने, AB। तो AB क्या चीज़ है, यहाँ पे लिख लो कि AB क्या है, एक प्रकाश तरंग है। AB क्या है बेटा, एक प्रकाश तरंग है, वो भी आपतित। AB एक प्रकाश तरंग है, ठीक है। AB क्या है, एक प्रकाश तरंग है, ठीक है। ओके ओके ओके। जो R कोण पर, जो R कोण पर कहाँ गिरती है, जो R कोण पर पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ EF पर गिरती है, पृष्ठ EF पर गिरती है, ठीक है, पृष्ठ EF पर गिरती है, ठीक है। ये मैंने ध्यान देना, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, बिना इस पॉइंट के आप आगे नहीं चलेंगे। अब क्या होता है कि इस किरण AB का जो होता है ना, वो पृष्ठों के बीच, पृष्ठों के बीच क्या होता है बेटे, बार बार क्या होता है, पृष्ठों के बीच बार बार है ये, फिर ये, ठीक है, यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, मल्टीपल परावर्तन होता है, ये फिर ये, फिर ये और फिर ये, ठीक है, यानी कि मल्टीपल क्या होता है, परावर्तन होता है ये इस टाइप से, ये फिर ये, और समांतर पारगमित प्रकाश किरणों का एक समूह आपको मिल जाता है, यानी कि समांतर प्रकाश किरणें आपको प्राप्त होती हैं ये, ठीक है। इनका नाम दे दो, चलिए चलिए चलिए, तो ये है B1, इसका नाम दे दो B2, इसका नाम दे दो B3, इसका नाम है मेरे पास C1, C2 एंड C3 एंड बेटा C4, ठीक है। और इसका नाम आप लिख सकते हो, और भी नाम दे सकते हो, मर्जी है आपकी। तो ये ट्रांसमिट है, ये किरणें कौन सी है मेरे पास, ट्रांसमिट है, तो आप T1 दे सकते हो, T1, T2, T3 और T4, ठीक है। ये किरणें मेरे पास कौन सी है, पारगमित किरणें, ठीक है, ये किरणें। ये ऐसे बनता डायग्राम। फिर ये वाला देखो, ये आया, ये ऐसे गया, फिर ये आया, फिर ये ऊपर को गया, फिर ये आ गया, ये नीचे को निकल जाएगा, फिर ये ऊपर टकराया, फिर ये नीचे को निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख लो, ज़्यादा लंबा लेक्चर होने वाला। माना प्लेट P1 तथा P2 के परावर्तक पृष्ठ EF तथा GH है। AB एक प्रकाश तरंग है जो R कोण पर पृष्ठ EF पर क्या होती है, गिरती है, राइट, ठीक है सर, गिरती है। प्लेटों के बीच क्या होता है, यानी कि पृष्ठों के बीच क्या होता है, जल्दी बताओ फास्टली। पृष्ठों के बीच, ठीक है, मल्टीपल, यानी कि बहुल बोलते हैं इसको हिंदी में, मल्टीपल, ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, परावर्तन होता है। अब जब परावर्तन होता है, ठीक है, तथा, ठीक है, समांतर पारगमित किरणें प्राप्त होती हैं। समांतर पारगमित, पारगमित क्या होती हैं बेटा, किरणें प्राप्त होती हैं, किरणें प्राप्त होती हैं, किरणें प्राप्त होती हैं। जैसे लिख दो, C1 को C1 T1 पारगमित किरणें, C2 T2, C3 T3 डॉट 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 आदि, ये सब क्या है मेरे पास, पारगमित प्रकाश किरणें। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं फास्ट करवाऊंगा तेजी से। डेरिवेशन उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, करते हैं इसके रोज का पक्का, सोच लो एक बार और। ओके, अब जरा ध्यान देना है, अब जरा ध्यान देना है, यहाँ पे जो इंटेंसिटी डिवीजन होता है, ध्यान दो, इंटेंसिटी डिवीजन कैसे होगा वो हम चेक करते हैं। प्रकाश किरण जो ये AB देख रहे हो ना, इसकी तीव्रता कितनी है, माना प्रकाश किरण की तीव्रता कितनी है मेरे पास, आइए ये दो भागों में डिवाइड होती है, एक परावर्तित प्रकाश की तीव्रता में और एक पारगमित प्रकाश की तीव्रता में। लिख लो बेटा, प्रकाश किरण AB, फोकस करें लाइन पे ध्यान से, प्रकाश किरण AB, ओके, प्रकाश किरण AB की जो तीव्रता है वो कितनी है, जल्दी बताओ बेटे, प्रकाश किरण AB की तीव्रता कितनी है, प्रकाश किरण AB की तीव्रता कितनी है, जल्दी बताओ, I है, कितनी है बेटे, I है, I है। तब इसके दो भाग होते हैं, तब यह दो भागों में विभक्त होती है, तो तब यह है, यानी कि तब यह है दो भागों में विभक्त होती है, विभक्त होती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है, विभाजन होता है, ऐसा बोलते, विभक्त होती है। तो जो मेरे पास T होगी ना, T वो है पारगमित प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, T क्या है, पारगमित प्रकाश की तीव्रता, पारगमित किरण की तीव्रता, या प्रकाश बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है यार, पारगमित प्रकाश की तीव्रता। और R जो होगी ना, R मतलब रिफ्लेक्शन, तो R जो होगी वो होगी परावर्तित प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, परावर्तित प्रकाश की तीव्रता, परावर्तित प्रकाश की तीव्रता। अच्छा ये बताओ, तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तीव्रता क्या होती है, आयाम के वर्ग के, कैसी होती है, हमेशा आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। जब वर्ग हटाऊंगा तो क्या जाएगा मेरे पास, रूट आ जाएगा, यानी कि पारगमित प्रकाश की तीव्रता T है, तो पारगमित प्रकाश किरण का जो आयाम होगा ना, फोकस करना ठीक से, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसका आयाम कितना हो जाएगा,
फोकस करें ठीक से, आयाम कितना हो जाएगा, आयाम बेटा हो जाएगा इसका कितना, √t, ठीक है। और इसका आयाम कितना हो जाएगा भैया, इसका आयाम कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, इसका आयाम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, √r। फोकस करें ठीक से, है ना, यही तो हो जाएगा आयाम इतना। अब क्या होता है, अब हमें निकालना है, ध्यान देना एक चीज़ और है, यानी कि दो क्रमांगत, फोकस करें लाइन पर, दो क्रमांगत, ठीक है, पारगमित, दो क्रमांगत पारगमित, ठीक है, किरणों के बीच कलांतर, किरणों के बीच बेटा कलांतर निकालना है हमें। चलो काम में आगा थोड़ा सा अभी, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ उसको, कलांतर बेटा कितना आता है जल्दी बताओ। कलांतर जो होता है ना, कलांतर को मैं यहाँ पे डेल से 100 कर दूंगा, चलो मैंने यहाँ पे डेल से 100 कर दिया कलांतर को, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारे पास 2π/λ गुणा क्या हो गया मेरे पास, पथांतर, ठीक है। अब पथांतर जो होता है ना वो कितना है, ऊपर जो समीकरण एक मैंने बनाई थी, जल्दी बताओ बेटा फास्टली, पथांतर जो कितना है मेरे पास ऊपर, वो था 2t cos r था, ये तो फॉर्मूला था, 2 दूनी 4π cos r, और अपोन में कितना गया मेरे पास, लैम्डा आ गया, ये क्या मिला मुझे, कलांतर मिल गया। तो कलांतर और पथांतर में ये संबंध होता है, ठीक है। दो क्रमांगत पारगमित किरणों के बीच कलांतर मेरे पास इतना आ गया। नेक्स्ट पॉइंट में देखता हूँ, सबसे पहले देखता हूँ मैं, यानी कि C1T1, ये जो मेरे पास पारगमित किरण है C1T1 का क्या निकालेंगे हम, आयाम। तो बेटे इसका आयाम छोटा सा आयाम होता है, कितना होता है, 80 होता है। अच्छा C2T2 का आयाम कितना होता है, जल्दी बताओ फास्टली। C2T2 का जो आयाम है ना, r से मल्टीप्लाई कर दो, 80r हो जाएगा, ठीक है, 80r हो जाएगा। अब ये a क्या है, यहाँ पे लिख लो, a क्या है, प्रकाश तरंग, यानी कि प्रकाश तरंग, ठीक है, प्रकाश तरंग AB का आयाम है, प्रकाश तरंग AB का क्या है, आयाम है, ये फोकस करना है ठीक से, ओके। ये जो प्रकाश तरंग AB का आयाम है, जो स्मॉल a है ना, ये स्मॉल a क्या चीज़ है, लिख लो यहाँ पे, प्रकाश तरंग AB का आयाम है, ठीक है। अच्छा C3T3 का आयाम कितना बैठ जाएगा, जल्दी बताओ। C3T3 का आयाम ये बैठ जाएगा 80r², 80 कितने बैठ जाएगा मेरे पास, r²। तो ध्यान देना आप, ये क्या है, प्रकाश तरंग AB का आयाम है। तब अगर मैं पारगमित किरण C1T1 का आयाम निकालूंगा तो 80 आएगा, C2T2 का आयाम निकालूंगा तो 80r आएगा, और C3T3 का आयाम निकालूंगा तो 80r² आएगा। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, पक्का ले लिया, आगे बढ़ा दें, ठीक है भैया, ठीक है, ओके, हटा दिया मैंने इसको भैया, इसकी हमें अभी जरूरत है नहीं। चलो इसमें भी इरेज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ स्मॉल a जो है ना, वो मेरे पास क्या, प्रकाश तरंग AB का आयाम है, ये फोकस करना है ठीक से। आगे बढ़ाओ, इसको भी सिंबल लगा दो क्योंकि किरण नीचे की ओर जा रही है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो इस वाली किरण के लिए यानी कि C1T1 के लिए, ठीक है, तो C1T1 के लिए आता है मेरे पास कितना, जरा ध्यान देना बेटे लाइन पे, y1 = कितना आयाम रहेगा मेरे पास 80, और e की पावर रहेगा माइनस के नहीं रहेगा, खाली प्लस के आता है i ओमेगा, ठीक है, एम राइट, ओके सर, इतना हो गया। ऐसे ही अगर मैं y2 का मान निकालूं तो मेरे पास कितना है, 80r, ये इसका आयाम है, e की पावर माइनस के i बाहर लो, वो खाली प्लस के i हमारा रहेगा, ऐसे ही ये रह जाएगा ओमेगा माइनस के डेल। फिर मेरे पास y3 की वैल्यू आएगी 80r² e की पावर i, फिर ओमेगा माइनस के 2 डेल, ऐसी डॉट आगे बढ़ाते रहो, ये ऐसी क्या करोगे आप, आगे बढ़ाते रहो, ठीक है। अच्छा अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, जल्दी फास्टली बताओ मुझे, कितना होता है बेटे, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या कहता है कि सबको जोड़ दो, भाई ये कहता है कि मैं भी हूँ, सबको जोड़ दो अध्यारोपण के सिद्धांत से, ठीक है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से y = मेरे पास y1 + y2 प्लस कितना आएगा मेरे पास, y3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर मेरे पास प्लस के डॉट, अच्छा y1 की वैल्यू कितनी है चेक करो जल्दी, 80 e की पावर i ओमेगा, फिर 80r, ठीक है, i ओमेगा माइनस के डेल, फिर प्लस के 80r², ठीक है। और यहाँ पे e की पावर है ये, e की पावर माइनस के i ओमेगा माइनस के 2 डेल, ठीक है। चलिए प्लस डॉट, बहुत आगे बढ़ती रहेगी कहानी क्योंकि बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ से 80 i ओमेगा कॉमन ले लो, 80 e की पावर माइनस के i, 80 e की पावर खाली प्लस के i ओमेगा कॉमन लो, तो अंदर बचेगा मेरे पास 1, ठीक है, प्लस के 80 मैंने बाहर डाल दिया, तो r बचेगा, e की पावर बचेगा माइनस के, ठीक है, क्योंकि e की पावर i ओमेगा बाहर, तो बचेगा i डेल, ये i डेल प्लस r² बच जाएगा मेरे पास, e की पावर i ओमेगा मैंने बाहर निकाल दिया, तो मेरे पास रहेगा i2 डेल, वो भी काहे के माइनस के, है ना। इतना मेरे पास रह गया प्लस के डॉट, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखना, 80 e की पावर i ओमेगा जो है ना मेरे पास, मैं ऐसे लिखूंगा इस चीज़ को। अब मुझे करना क्या है, मुझे
ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई। ये क्या होती है हमारी, एक गुणोत्तर श्रेणी होती है, यानी कि इसे बोलते हैं जीडी। और जीडी में पदों का योग निकालता हूँ a अपॉन 1 माइनस के r, जहाँ a जो होता है वो पहला पद होता है, ठीक है। a क्या होता है बेटा, पहला पद होता है, क्यों, a का मान 1 है। फिर अगर मुझे r का मान निकालना हो तो दूसरा पद अपॉन पहला पद, तीसरा पद अपॉन दूसरा पद, ऐसी जो है बढ़ा के जब करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो इतनी आएगा। ये 1 माइनस r की जगह मेरे पास आ जाएगा यानी कि इस स्मॉल r की जगह मेरे पास आ जाएगा r e की पावर माइनस के i डेल, ठीक है, इतना आ जाएगा ये। ओके, इसको आप ऐसे लिख सकते हो a t e की पावर i ओमेगा, ठीक है, अपोन में लिख सकते हो आप 1 माइनस के r e की पावर माइनस के i डेल, ठीक है। ये क्या गया मेरे पास, y का मान आ गया। अब कंजुगेट लेने पर, कंजुगेट ले लो संयुग्मी लेने पर, पता है ना आपको संयुग्मी कैसे लेते हैं भैया, संयुग्मी लेने पर, संयुग्मी लेने पर, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर दूं, फॉर्मूला लिख लेना साइड में, कहीं ना कहीं काम में आएगा। चलिए, तो कंजुगेट जो होता है ना इसका, वो y स्टार बराबर होता है, बस चिन्ह बदल दिया जाता है, बाकी सेम रहता है a t। अब जहाँ e प्लस का है ना, बस ये इसको माइनस कर देना, बाकी सेम ऐसे रहने देना, ठीक है। 1 माइनस के, ठीक है, r और e की पावर ऐसे रख देंगे हम माइनस के i डेल, ठीक है, माइनस के i डेल, इसको हम ऐसे रख देंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, y स्टार हमारा इतना रह गया। अब क्या करना है मुझे, ठीक है, तो ये माइनस की जगह हमारा हट जाएगा, खाली प्लस का हो जाएगा, ठीक है। जहाँ माइनस का है, जहाँ प्लस का वहाँ माइनस का, जहाँ माइनस का वहाँ प्लस का हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, आराम से आप कवर कर सकते हो। इतना हमारा हो गया इतना। अब देखो जब मैं इंटेंसिटी निकालता हूँ ना आई का मान, तो y इंटू वाई स्टार, y इंटू वाई स्टार, अच्छा ठीक है, y इंटू वाई स्टार से आप निकालोगे तो बेटा ये कितना जाएगा तुम्हारे पास, देखो दोनों के मल्टीप्लाई कर दो, a t e की पावर मेरे पास कितना है आई ओमेगा है, और बेटा अपोन में कितना आएगा 1 माइनस के r e की पावर आ जाएगा मेरे पास माइनस के i डेल, ठीक है। फिर गुणा करो a t e की पावर माइनस के i ओमेगा, और अपोन में कितना जाएगा बेटा 1 माइनस के ई आर और e की पावर i डेल, ठीक है। ये इतना मेरे पास मिल जाएगा। चलिए अब मैं क्या काम करता हूँ, छोटा सा काम करता हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई a स्क्वायर टी स्क्वायर, अब ये माइनस में है ये प्लस में है, तो e की पावर माइनस आई ओमेगा माइनस e की पावर आई ओमेगा, तो दोनों कट के 0 हो जाएगा, e की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। इसे हटा दो, छोड़ दो, ये मेरे पास कितना बचा, खाली ये बचता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम आपस में, तो कर दे मल्टीप्लाई, सोच लो एक बार और कर दो सर। देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का आ गया मेरे पास r e की पावर आई डेल, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई करो तो माइनस के r e की पावर आई डेल, फिर r की, फिर तुम्हारे पास इसकी मल्टीप्लाई करो इससे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास खाली r का स्क्वायर, बाकी e की पावर माइनस आई डेल, और जब e की पावर आई डेल की जब गुणा करोगे तो घातें प्लस हो जाएंगी, और माइनस प्लस मिलकर 0, e की घात 0 का मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। इतना हमारा आ गया। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, पक्का कर दें इसको इरेज, ठीक है कर दो सर, बस हो चुका, थोड़ा सा और रह गया। इससे तो इजी डेरिवेशन भी किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, सिंपल सा डेरिवेशन नन्हे मुन्ने बच्चों वाला। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, तो डर तो नहीं लग रहा देख के, इसको इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है, तो ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से बेटा r कॉमन ले लेना है, ठीक है। अगर 4 हो तो ले लो, वरना एक फॉर्मूला आता है वो आपको ध्यान देना है, कौन सा फॉर्मूला होता है आपको पता है कि मैं e की पावर आई थीटा को लिख सकता हूँ कोस थीटा प्लस के, ठीक है, आई साइन थीटा, और आपको पता है कि अगर मेरे पास e की पावर आई थीटा है तो उसको लिख सकता हूँ मैं कोस थीटा माइनस के आई साइन थीटा। चलिए दोनों मान उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास इंटेंसिटी आई इक्वल टू ए स्क्वायर ऐसे रहेगा, टी स्क्वायर ऐसे रहेगा, और अपोन में कितना जाएगा बेटा, जल्दी बताओ फास्टली। अपोन में सर बहुत कुछ आ जाएगा, अपोन में कितना जाएगा जल्दी चेक करें। तो ये 1 मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, तो माइनस के आर और कितना है मेरे पास ई आई थीटा, तो कोस थीटा की जगह कोस डेल है, ठीक है, कोस डेल है मेरे पास, ओके, प्लस के आई साइन डेल है मेरे पास, ठीक है, ओके, फिर माइनस के, ओके, आर है मेरे पास, और ई की पावर वाला है तो ये आ जाएगा मेरे पास कोस डेल माइनस के आई साइन डेल, आई साइन डेल, ठीक है, आई साइन डेल ये ओके, और प्लस का मेरे पास आर स्क्वायर ऐसे रहेगा। चलिए अब मुझे क्या करना है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर में ऐसे लिखूंगा, ओके, 1 माइनस, देखो बेटा ज़रा ध्यान देना, आर कोस डेल, आर माइनस के ये माइनस के आर कोस डेल, फिर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इधर तुम्हारे पास माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कट के बराबर हो जाएंगे, खाली बचेगा मेरे पास एक आर कोस डेल बचेगा, आर कोस डेल बचेगा, तो ये बचेगा तुम्हारे पास 2r कोस डेल, ठीक है, 2r कोस डेल, और बाकी साइन साइन कट जाएंगे, हमारा रह जाएगा आर का स्क्वायर, ठीक है, ये रह जाएगा हमारा आर का स्क्वायर। अब एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ए स्क्वायर टी स्क्वायर,
ठीक है। तो इसको मैं ना ऐसा कर लेता हूँ 1 प्लस आर का स्क्वायर माइनस के 2r कोस डेल, ठीक है। ये अब मुझे क्या काम करना है, ज़रा ध्यान देना है, 2r जोड़ देना है और 2r क्या कर देना है, मुझे घटा देना है, ठीक है। तो मैं घटाऊँगा इसमें से 1 माइनस के 2r प्लस के आर स्क्वायर और जोड़ूंगा मैं इसमें 2r माइनस के 2r कोस डेल, ठीक है। ऐसा कर दिया मैंने, तो 2r घटा दिया, 2r जोड़ दिया, तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर, फॉर्मूला बना है हमारा कौन सा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस के यहाँ से मैंने 2r कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास बचेगा कितना 1 माइनस के कोस डेल, ठीक है। ये इतना डेटा मेरे पास यहाँ पर रह गया। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा होगा, सर कौन सा फॉर्मूला 1 माइनस के आर का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस के 2r, आपने फॉर्मूला पढ़ा 1 माइनस के, बड़ा कोष्ठक लगा लो, चलो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर डेल अपॉन 2, क्या ये फॉर्मूला पढ़ा? क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर यहाँ पे 2 है तो इधर ये भाग में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो खाली कोस थीटा बराबर लिख सकते हो आप 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। ओके ओके, अब देखो इसको छोटे ब्रैकेट में रखो, बड़े ब्रैकेट में रखो। अब 1 से 1 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। 1 से 1 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास जो बचेगा डाटा वो देखते हैं कितना बचेगा। ओके सर ओके, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कर दो मैं इरेज, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है हमारे पास, इसका भी कोई काम नहीं है, अब सब खत्म। जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, काम में आएगा आपके। चलिए अब आगे देखते हैं। तो 1 से कट गया तो ये आ गया हमारे पास कितना आ गया, ये आया हमारे पास ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है सर। ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपोन में कितना आ गया हमारा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपोन में आ गया 1 माइनस के आर का होल स्क्वायर प्लस के 2 2 दूनी 4, 2 दूनी यानी कि 1 से कट गया तो 2 दूनी 4 आर बचेगा मेरे पास 4r साइन स्क्वायर डेल अपॉन 2, ठीक है, डेल अपॉन 2, ठीक है। इतना आ गया मेरे पास डेल अपॉन 2। अब क्या करना है मुझे, 1 माइनस के आर का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन के 1 माइनस आर का होल स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, मेरे पास रह गया 1, यानी कि इधर 1 बचेगा प्लस के 4r, क्योंकि मैंने 1 माइनस के आर का होल स्क्वायर कॉमन लिया है, इधर रह जाएगा साइन स्क्वायर डेल अपॉन 2, ठीक है। ये मेरे पास डेटा इतना बच गया है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना। तो ये इक्वेशन बना लूँ मैं, ये आई का मान आ गया। इस इक्वेशन को बना लूँ मैं कितनी बेटे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अभी तक मैंने कोई इक्वेशन बनाई नहीं है, ठीक है। तो ये आई का मान आ गया, ठीक है, आ गया इतना मान, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं उच्चिष्ट के लिए, ठीक है, फोकस करना है आपको। उच्चिष्ट के लिए देखते हैं भाई, उच्चिष्ट के लिए, ठीक है, उच्चिष्ट के लिए। तो पता है तुम्हें भैया, उच्चिष्ट के लिए जो मेरे पास कलांतर होता है ना, डेल का मान जो होता है वो 2n पाई होता है और n की वैल्यू होती है 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। चलिए, और इसमें जो साइन स्क्वायर डेल अपॉन 2 होगा ना, वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। एक लगाओ साइन, यानी कि 0 लगाओ, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 2 पाई का मान 0, साइन 4 पाई का मान 0, साइन 6 पाई का मान 0, सबके मान कितने आते हैं, 0 आते हैं। तो साइन स्क्वायर डेल अपॉन 2 बराबर कितना आ जाएगा, 0। ये वाला टर्म कितना हो गया, 0। 1/1 खाली आई का जो मान आएगा ना, वो किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर और 1 माइनस के आर का होल स्क्वायर। और ये क्या है तुम्हारे पास, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ, ठीक है, यानी कि प्रकाशकरण ए बी की अधिकतम तीव्रता है। और यहाँ क्या मिली आपको, यानी कि यहाँ मिला आपको अधिकतम तीव्रता, दीप्त फ्रिंज मिली, अधिकतम तीव्रता, और क्या मिली आपको, दीप्त फ्रिंज, ठीक है, दीप्त मिल गई आपको, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए अब देखते हैं। पहले जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, हटा दें इसको पक्का, ठीक है, हटा दिया मैंने, लो नीचे क्या है, मैंने तो हटा दिया भैया। और करते हैं फास्टली तेजी से, यार बहुत लंबा लेक्चर बन गया। चलो, अधिकतम तीव्रता दीप्त बन गई। अब देखो निम्नलिखित के लिए, निम्नलिखित यानी कि मिनिमा के लिए, 4 मिनिमा निम्नलिखित के लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो बेटा डेल बराबर होता है 2n प्लस के 1 पाई, ठीक है, जहाँ n इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। और इन सब में साइन स्क्वायर डेल अपॉन 2 का मान पता कितना होता है, 1 होता है। चलिए अब आगे देखता हूँ, समीकरण 3 से देखते हैं। आई इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन कितना होगा मेरे पास, 1 माइनस आर स्क्वायर। सबको हल करने के बाद ना, जब यहाँ पे 1 लगा दोगे, सबको जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस के आर का होल स्क्वायर, और तीव्रता मिलेगी तुम्हें कैसी, आई मिनिमम, ठीक है। और ये जो होगा तुम्हारे पास, ये होती है न्यूनतम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता। और यहाँ मिलेगी आपको कौन सी फ्रिंज, आदित्य फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। न्यूनतम तीव्रता यहाँ मिलेगी आपको आदित्य फ्रिंज, ठीक है, ये मिलेगी आपको आदित्य फ्रिंज। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है,
कैसे लिख सकते हो आप? सर लिखने का तरीका यह है, जहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर है, वहाँ पे आप क्या लगा सकते हो? आई मैक्सिमम लगा सकते हो। चलिए यहाँ पे मैंने आई मैक्सिमम लगा दिया, ओके सर, और अपॉन जहाँ तुम्हारे पास ये जो 1 है ना, इसकी आई मैक्सिमम गुणा मैंने 1 से करी, और बाकी 1 प्लस मेरे पास ऐसे रहेगा 4r अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, मैंने f लगा दिया, तो f लगा दिया तो ये हो गया मेरे पास साइन स्क्वायर डेल अपॉन 2। अब f के जो मान है वो निकल कर आया, ये फ्रिंज की तीव्रता होती है, जो f है ना ये क्या, f फॉर फ्रिंज की तीव्रता होती है ये, तो ये 4r अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर आया। इसका मतलब है जो फ्रिंजों की तीव्रता होती है ना, ध्यान देना, फ्रिंजों की जो तीव्रता होती है, ठीक है, वो परावर्तित प्रकाश की तीव्रता, परावर्तित, ठीक है, परावर्तित प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, परावर्तित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, परावर्तित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, ठीक है, निर्भर करती है। एक बात ध्यान देना है, आर का मान जितना अधिक होगा, आर का मान जितना अधिक होगा, फ्रिंज की तीव्रता क्या होगी, उतनी अधिक होगी, या फ्रिंज है उतनी अधिक तीक्ष्ण होंगी। आर का मान जितना अधिक होगा, आर का मान जितना अधिक होगा, ठीक है, जितना अधिक होगा, फ्रिंज जो है, फ्रिंज है उतनी अधिक क्या होंगी, उतनी अधिक तीक्ष्ण होंगी, ठीक है, तीक्ष्ण होंगी, ठीक है। बस आर का मान जितना अधिक होगा, फ्रिंज जो है उतनी ज़्यादा तीक्ष्ण होंगी। तो इस लेक्चर में मैंने पूरा टॉपिक कवर करवा दिया, थोड़ी फास्ट करवाया, समझोगे आराम से, कवर कर लोगे, इजी टॉपिक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।